एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के इस क्लास में मैं सिलेबस को डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि सिलेबस को अच्छी तरह से समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम पूरी सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक से हमें पढ़ाई करनी है। तो आज के सिलेबस में, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा सिलेबस जो है बहुत वास्ट है। नेट का सिलेबस जो है टिपिकली जो सब्जेक्ट वाले हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उसके सिलेबस जो है बहुत वास्ट है। तो नेट का सिलेबस जो है आज मैं डिस्कस यहाँ करूंगी। पहले थोड़ा सा उसका मैं बता दूं कि क्या पैटर्न रहता है, कैसे कैसे होते हैं। तो यूजीसी नेट का सिलेबस जो है एजुकेशन से रिलेटेड मैं पढ़ाती हूँ, तो एजुकेशन के सब्जेक्ट को आज मैं डिस्कस करूंगी। वैसे तो यूजीसी नेट में 87 सब्जेक्ट्स में पेपर होते हैं। पहले 85 में होते थे, बट अभी 2 एक्स्ट्रा ऐड किया है उन्होंने, स्टैटिस्टिक्स एंड फॉरेस्ट्री। तो टोटल 87 सब्जेक्ट्स में एग्जाम होते हैं और हम लोग का पेपर है एजुकेशन। तो इसमें क्या होता है, सिलेबस में टोटल 300 मार्क्स के पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है 100 मार्क्स के होते हैं एंड पेपर 2 जो है 200 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो 50 into 2 100 हो गए। और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं जो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। और पेपर 1 जो होता है हर एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए ये कॉमन पेपर होता है। पेपर 1 इज कॉमन, बट पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इसमें जो है 100 क्वेश्चंस रहते हैं और पर क्वेश्चंस 2 नंबर के होते हैं और फिर हो जाते हैं 100 into 2 200 मार्क्स हो गए। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। और एग्जामिनेशन जो होता है वो 3 आवर्स का होता है। एग्जामिनेशन जो होते हैं 3 आवर्स के होते हैं एंड सीबीटी मोड में होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पहले ऑफलाइन होते थे बट अब ऑनलाइन ही होते हैं, सीबीटी मोड में होता है। तो और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है हमारे पेपर में। तो यूनिट 1 जो कॉमन रहता है, यूनिट 2 जो रहता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है। हमारा पेपर एजुकेशन है। तो पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स है और पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है। तो टोटल मिला के 10 + 10 20 हो गए। तो पेपर 1 में जो है हमें पढ़ना है, सबसे फर्स्ट यूनिट जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, नंबर 2 जो है रिसर्च एप्टीट्यूड, नंबर 3 जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नंबर 4 जो है कम्युनिकेशन, नंबर 5 जो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, नंबर 6 जो है लॉजिकल रीजनिंग जिसमें इंडियन लॉजिक भी है, नंबर 7 जो है डेटा इंटरप्रिटेशन जिसे जिसे हम डीआई कहते हैं, और नंबर 8 जो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी, नंबर 9 जो है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसमें जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिसेंट जो भी एक्ट्स है, प्रोटोकॉल्स है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एंड लास्टली जो नंबर 10 है हायर एजुकेशन सिस्टम। एंशिएंट टाइम में एजुकेशन के क्या सिस्टम होते थे, फिर कौन कौन से एरा है, कैसे कैसे हुआ, डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन का, वो सब के बारे में हम इस 10th वाले यूनिट में पढ़ते हैं, जो कि सबके लिए कॉमन होता है। बट जब हम पेपर 2 में आते हैं तो ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। हमारा जो एजुकेशन पेपर है इसमें क्या है, इसमें भी 10 यूनिट्स ही होते हैं। बट इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज, तो इस एक यूनिट के सब यूनिट्स भी होते हैं। इस यूनिट से 4 और यूनिट्स होते हैं, यूनिट ए बी सी एंड डी। एक यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज। पेपर 1 में ऐसा नहीं होता। पेपर 1 में एक यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो बस वही टीचिंग एप्टीट्यूड है। लेकिन यहाँ पर जो होते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, जैसे यूनिट 1 जो है हमारा एजुकेशनल स्टडीज है, तो इसमें 4 सब यूनिट्स हो गए उसके। उसी तरह से सब में नंबर 2 है हिस्ट्री पॉलिसी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, इसके भी 4 सब यूनिट होंगे। नंबर 3 है लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेसेस, इसके भी 4 सब यूनिट होंगे। टीचर एजुकेशन के भी होंगे। नंबर 5 है करिकुलम स्टडीज, नंबर 6 है रिसर्च इन एजुकेशन, नंबर 7 है पेडागोजी एंड्रोलॉजी एंड असेसमेंट, नंबर 8 है टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन, नंबर 9 है एजुकेशनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, एंड नंबर 10 जो है इंक्लूसिव एजुकेशन। जितने भी ये यूनिट्स है सबके जो है 4 सब यूनिट्स है। तो ये सब मिलाकर कितने हो जाते हैं, ये हमारे
ये 10 यूनिट से 4 हो गए तो ये 40 हो जाते हैं, ये 40 हो जाते हैं। और इधर जो है हमें यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें ये पढ़ना है कि जब हम एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट हमारा क्लियर हो गया, जीआरएफ हमारा क्रैक हो गया, तो लास्टली जाकर के हमें नेट के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो हमारे अंदर टीचिंग की क्या स्किल है, क्या प्रोफिशिएंसी है हमारे पास, उसके बारे में पढ़ना है कि टीचिंग में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, उसके बारे में हम टीचिंग में पढ़ेंगे। उसी तरह से आगे चलकर हम रिसर्च करेंगे, जीआरएफ हमारा हो गया, नेट हो गया, तो हम आगे चलकर रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या स्किल है, क्या प्रोफिशिएंसी है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इजी होता है, पैसेज दिए रहते हैं इंग्लिश के। और एक बात, पेपर 1 में जो है एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और पेपर 2 में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर कम्युनिकेशन स्किल हमारा कैसा है उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स का इसमें क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जनरल से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आएंगे मैथमेटिक्स में, उससे रिलेटेड रीजनिंग रहेगा, वो सब रहेगा इसमें। उसमें हमारा कितना एप्टीट्यूड है, हर कुछ का टेस्टिंग होता है। नंबर 6 जो है लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एंशिएंट टाइम के बारे में हम पढ़ते हैं, इसमें इंडियन लॉजिक भी है, ये थोड़ा डिफरेंट यूनिट है। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन आ जाता है, which is very important and very easy, इसमें भी मैथमेटिक्स का यूज होता है। फिर आईसीटी के बारे में हम पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फिर 9th वाले में पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में रिसेंट के, इसमें करंट की चीजें पढ़ती है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सब इसमें बातें आती हैं। और नंबर 10th जो है हायर एजुकेशन में हम एंशिएंट रिसेंट ये सब, इसमें हम एजुकेशन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ते हैं, डेवलपमेंट कैसे हुआ एजुकेशन का, ऑल दिस इन यूनिट 10। लेकिन पेपर 2 में ये जो 10 यूनिट्स है, इसमें जो है ये मेरा सिलेबस है, मैं इस सिलेबस से देख के बता रही हूँ आपको। नंबर 1 एजुकेशनल स्टडीज में 4 यूनिट्स है। तो ये 4 यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट जो है उसमें हमें कुछ इंडियन फिलोसफी के बारे में पढ़ना है। और फिर ए पार्ट में हम कुछ इंडियन फिलोसफी पढ़ेंगे, बी पार्ट में हम वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ेंगे, नंबर सी में हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, और नंबर डी में जो है कुछ इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नेशनल वैल्यूज पढ़ेंगे। इस तरह से ये 4 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। सिलेबस हमारा बहुत ही वास्ट है जी, देखिए ये सिलेबस है मेरा, बहुत वास्ट सिलेबस है। उसके बाद नंबर सेकंड में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। सेकंड यूनिट में क्या हम पढ़ेंगे कि एजुकेशन का हिस्ट्री क्या रहा है, उसका पॉलिटिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स क्या है एजुकेशन का। इसमें भी 4 पार्ट है। तो इसमें नंबर 2 में जो 4 पार्ट है, तो ए पार्ट में हम कमिटीज एंड कमीशन पढ़ेंगे, और नंबर बी पार्ट में पॉलिसी कैसे मेक होता है, किसी भी चीज के लिए पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, वो पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर सी पार्ट में, क्योंकि सब में 4 सब यूनिट है, और नंबर सी में हम कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, और नंबर डी पार्ट में रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन हम डी पार्ट में पढ़ेंगे। फिर लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, ये जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ये इस पार्ट में हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें हमने फिलॉसफी पढ़ा, इसमें हमने हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ा, इसमें हमने फिलॉसफी और सोशियोलॉजी दोनों पढ़ा। और फिर नंबर 3 में हमने साइकोलॉजी पढ़ा। इसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड ढेर सारी थ्योरीज आएंगी। एक लर्नर्स को टीच करने के लिए उसकी साइकोलॉजी को हम कैसे समझेंगे, उसकी साइकोलॉजी को समझते हुए कैसे हम उस इंडिविजुअल को पढ़ाएंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है उसको कैसे हम पढ़ाएंगे, उसके बारे में कैसे उसका एक लर्नर का ग्रोथ क्या होता है, उसको कैसे डेवलपमेंट होता है। फिर नंबर ए पार्ट में तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर बी पार्ट में ढेर सारे थ्योरीज है साइकोलॉजी से रिलेटेड। देन नंबर सी पार्ट में भी टिपिकली इस नंबर 3 में साइकोलॉजी से रिलेटेड सो मेनी थ्योरीज है, बहुत सारी थ्योरीज है। नंबर सी में भी बहुत सारे थ्योरीज है, बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव,
सोशल थ्योरी ऑफ लर्निंग, बहुत सारे थ्योरीज पढ़ेंगे। और नंबर लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस के डी पार्ट में हम गार्डियंस पढ़ेंगे, काउंसलिंग पढ़ेंगे, एक लर्नर की कैसे काउंसलिंग होती है, उसके इंडिविजुअल डिफरेंस को देख करके काउंसलिंग की अप्रोच पढ़ेंगे। काउंसलिंग के ढेर सारे थ्योरीज होते हैं, वो सारे हम सी पार्ट में पढ़ेंगे। नाउ कम टू 4 टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन में भी 4 सब यूनिट होगा, ए बी सी डी। तो टीचर एजुकेशन में भी पहले टीचर एजुकेशन के बारे में ए पार्ट में समझेंगे, फिर बी पार्ट में ढेर सारी थ्योरीज दी हुई है, किसने टीचर एजुकेशन के बारे में क्या क्या बोला, और प्री सर्विस एजुकेशन क्या होता है, इन सर्विस एजुकेशन क्या होता है, ये सारे कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। और कुछ इसमें जैसे सर्व शिक्षा अभियान, ये सब हम इसी में पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान, रमसा, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, ये सब के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। और नंबर डी जो है टीचर एजुकेशन में, नंबर डी जो है टीचर्स के लिए क्या एथिक्स होते हैं, एथिकल कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म, इसमें पढ़ेंगे हम कि टीचर्स के लिए एक प्रोफेशन को लेकर के क्या एथिक्स होते हैं, क्या वैल्यूज होते हैं, वो सब के बारे में हम यूनिट डी में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने 4 में पढ़ा। टीचर एजुकेशन में प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन सब हम इसे पढ़ेंगे। नाउ कम टू 5 करिकुलम स्टडीज। एक लर्नर को पढ़ाने के लिए किस तरह का करिकुलम बनना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए हम कैसे करिकुलम का अप्रोच क्या होगा, करिकुलम बनाने के समय करिकुलम का अप्रोच क्या होगा। तो इसमें भी 4 पार्ट है। नंबर ए पार्ट में हम पढ़ेंगे करिकुलम बनाने का स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, उसमें करिकुलम को बनाने के समय बेस क्या होना चाहिए, फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल बेस को लेकर कैसे हम करिकुलम को बनाएंगे। ढेर सारे स्ट्रेटेजीज है और ढेर सारे रोल ऑफ नेशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडी यूजीसी, एनसीटी और ये सब पढ़ेंगे। और नंबर बी में क्या है करिकुलम स्टडीज में, नंबर बी में है करिकुलम डिजाइन के मॉडल्स और करिकुलम डिजाइन के ढेर सारे, बी में है करिकुलम डिजाइन के मॉडल्स एंड नंबर सी में इंस्ट्रक्शन सिस्टम, कैसे स्टूडेंट्स को हम इंस्ट्रक्शन देंगे, कैसे जो हमने करिकुलम बनाया है, प्रिपेयर किया है, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे पीपल को, इसमें है आपको। और फिर अप्रोचेस टू इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम, हमने जो करिकुलम बनाया है उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड 4 थ्योरीज है वो पढ़ेंगे। और नंबर डी पार्ट में है कि जब हमें करिकुलम चेंज करना होगा तो हमें क्या करना होगा, किस बेसिस पर करिकुलम चेंज करेंगे, करिकुलम चेंज के फैक्टर्स क्या होंगे और किस अप्रोच पे हम करिकुलम को चेंज करेंगे। ऑल दीज आर स्टडीज इन सब यूनिट डी। इस तरह से करिकुलम के बारे में ओवरऑल हमें 5th पार्ट में पढ़ना है। नाउ कम टू 6 रिसर्च इन एजुकेशन। हमें एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च कैसे करना है, रिसर्च के बारे में हमें नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो बहुत ही लेंथी है ये यूनिट 6 बट मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। रिसर्च इन एजुकेशन में भी 4 सब यूनिट है, ए बी सी डी। तो ए में हम पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, टाइप ऑफ रिसर्च क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च क्या होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, सो मेनी टाइप्स। एंड बी पार्ट में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे इस बी पार्ट में। डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, बहुत वास्ट है ये 6 है। एजुकेशनल रिसर्च इन एजुकेशन बहुत वास्ट है इसमें। और फिर वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सब हम पढ़ेंगे। कौन कौन सा टूल्स हो सकते हैं, कौन कौन से टेक्निक हो सकते हैं गुड रिसर्च के लिए, रेटिंग स्केल, एटीट्यूड स्केल, क्वेश्चनियर क्या क्या यूज करेंगे। और फिर नंबर सी पार्ट में टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल, स्केल के बारे में, टाइप 1 टाइप 2 एरर के बारे में, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक्स होगा, सैम्पलिंग होगा, सो मेनी टाइप्स। और फिर इसमें कोरिलेशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर डी में हम क्या पढ़ेंगे, नंबर डी में हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ेंगे। इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन है, बहुत सारे क्वालिटेटिव डिजाइन है रिसर्च के, वो सब हम पढ़ेंगे। ग्राउंडेड थ्योरी है। उसके बाद मिक्स्ड वाले भी इसमें है जिसमें क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव दोनों हम करते हैं।
वो सारे हम इसमें पढ़ेंगे। मिक्स मेथड डिजाइन जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों हम करते हैं। तो रिसर्च इन एजुकेशन में इतने सारे सिलेबस बहुत ही वास्ट है। नंबर 7 में हमें पढ़ना है पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट। स्टूडेंट को पेडागोजी में क्या होता है कि हम चाइल्ड के बारे में समझते हैं, एंड्रागोजी में हम एडल्ट के बारे में समझते हैं, और फिर उन दोनों का असेसमेंट कैसे करेंगे ये हम पेडागोजी एंड्रागोजी में पढ़ेंगे। पेडागोजी चाइल्ड के लिए, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होगा, लेवल्स ऑफ टीचिंग होंगे। उसके बाद एंड्रागोजी में एडल्ट के लिए पढ़ेंगे कि एडल्ट को कैसे हम लर्निंग करने के लिए बोलेंगे, और एडल्ट का जब लर्निंग होगा तो उसका असेसमेंट कैसे करेंगे। इसमें मेनली चाइल्ड और एडल्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, और उसका असेसमेंट कैसे होगा ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, ऑल दीज आर स्टडीड इन दिस। उसका नंबर 8 में टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन। एजुकेशन में हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, और एजुकेशन के लिए कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है, ये हम टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें ढेर सारे जो है डिजाइन्स हैं, मॉडल्स हैं। यूज ऑफ आईसीटी इन इवैल्यूएशन, ये सारे इसमें रहे, और कुछ मॉडल्स भी हैं, थ्योरीज भी हैं इसमें। ये यूनिट 8 में हम पढ़ेंगे। नंबर 9 में हम क्या पढ़ेंगे। नंबर 9 में थोड़ा सा मैनेजमेंट का टच आ जाता है। थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में हमें पढ़ना है कि मैनेजमेंट को हम एजुकेशन के फील्ड में कैसे यूज करेंगे, लाइक एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि अच्छा लीडर कौन सा होता है, कैसे वो, और लीडरशिप के ढेर सारे मॉडल्स हैं हमारे यहाँ। इसमें भी 4 सब पार्ट होंगे, ए बी सी डी। तो ए में जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, शॉर्ट एनालिसिस, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, प्रिंसिपल, POSD, CORB, CPM, PERT, ऑल दीज आर इन ए पार्ट में, एजुकेशन मैनेजमेंट एंड एडमिशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर बी में पढ़ेंगे लीडरशिप इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर सी में क्वालिटी के बारे में कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, ये पढ़ेंगे। और नंबर डी में चेंज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जापानीज मॉडल के बारे में हम पढ़ेंगे नंबर डी में, और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये पढ़ेंगे। कुछ क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज हैं, जैसे नैक है, QCI है, इनकाहे है। तो ये सब जो है, ये सब हम यूनिट 9 में पढ़ेंगे। यूनिट 9 भी बहुत थोड़ा लेंदी ये यूनिट है, जिसमें 4 सब पार्ट है। नंबर 10 जो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ेंगे हम इसमें भी 4 सब पार्ट होंगे। तो ए पार्ट में हम इंक्लूसिव एजुकेशन के कंसेप्ट को समझेंगे, कौन कौन से पॉलिसीज आई उसके बारे में पढ़ेंगे, ढेर सारी पॉलिसीज हैं। उसके बाद बी पार्ट में कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, इसके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। ICF मॉडल पढ़ेंगे, सो मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, और UNCRPD का एक जो एक्ट है वो पढ़ेंगे, जिसमें 50 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, वो पढ़ेंगे। और नंबर सी में इंक्लूसिव क्लासरूम को कैसे हम प्लान्ड वे में और कैसे मैनेज करेंगे इंक्लूसिव क्लासरूम को, उसके बारे में पढ़ेंगे। और नंबर डी में इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या क्या बैरियर्स आते हैं, और क्या क्या बैरियर्स आते हैं, और हमें इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या क्या फैसिलिटेट करना है, कैसे फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना है इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो इस तरह से हमें पूरी सिलेबस को बहुत ही डीपली स्टडी करना है। देखिए ये मेरा सिलेबस है, और इतनी पढ़ाई कर लेनी है कि हमारा सिलेबस का रंग रूप जो है एकदम पूरी तरह से बदल जाए, क्योंकि हमारे पेपर में सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं डायरेक्टली सिलेबस से ही उठकर आते हैं। सो हमें सिलेबस भी इतना पढ़ लेना है, इतनी पढ़ाई कर लेनी है कि कोई भी क्वेश्चन देखते ही हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो पेपर 2 के किस यूनिट से है, किस सब पार्ट से है। और जो भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं यही एडवाइस दूंगी कि सबसे पहले वो
वेबसाइट पर जा करके ये जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कीजिए और उसकी हार्ड कॉपी को अपने टेबल पे रखिए। हमारे पास हमारे सामने हर वक्त सिलेबस रहना चाहिए। सिलेबस जो है, सिलेबस को देखते जाना है, प्रिपरेशन करते जाना, उसमें टिक आउट करते जाना है कि हाँ हमने ये कर लिया, ये कर लिया। दिन में एक बार सिलेबस को जरूर हमें रीड करना है, तो पता चलेगा कि हाँ यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है, 2 में क्या पढ़ना है। और जब हम दिन में एक बार या अल्टरनेट डेज पर भी अगर सिलेबस को एक बार गो थ्रू करते हैं ना, तो बहुत कुछ हमारे माइंड में जाता है, क्योंकि इससे भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो आज की क्लास इतना ही। मैंने सिलेबस को, आई होप कि आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर ही बताया है, बाकी डीप में मैंने सिलेबस में एक एक टॉपिक नहीं बताया है, बट मैं ओवरऑल सारा सिलेबस है मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है। और आई होप कि आपको एक सिलेबस समझ में आया होगा। और अब जो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया है, तो अब मैं डिटेल स्टडीज जो है अब स्टार्ट करूंगी, पेपर 1 से रिलेटेड भी और पेपर 2 से रिलेटेड। ओके, ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।